नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पर्धा स्टार। अन्य एपिसोडों की भांति इस बार हम एक झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना को लेकर के आए हैं। ये योजना युवा बेरोजगार योजनाओं से संबंधित है और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत झारखंड के अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग युवाओं के लिए सावधि ऋण और ऋण सब्सिडी का प्रावधान है। देखिए, मेनली जो ये फोकस्ड ये योजना है वह अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए लाई गई है। बेरोजगार युवाओं को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए लाई गई है और बेरोजगार युवाओं को ऋण उपलब्ध करा करके उनके आय सृजन का, उनके रोजगार में वृद्धि का ये उद्देश्य है इस योजना का। देखिए, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जो है झारखंड सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अनुसूचित जाति यानी कि एससी और पिछड़ा वर्ग यानी बीसी से संबंधित युवाओं को प्रतिस्पर्धी दरों, आसानी से सुलभ और तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दर पर ऋण और ऋण सब्सिडी प्रदान करना है। देखिए, इस कार्यक्रम का योजना का उद्देश्य बताया गया है कि वैसे तो आप बैंकों से भी जो है व्यावसायिक दर पर जो है ऋण ले सकते हैं व्यवसाय करने के लिए, लेकिन आपको सरकार जो है वो प्रतिस्पर्धी दर पर इसको उपलब्ध करा रही है। मतलब कि इसका प्रोसेस आसान है और सुलभ तरीके से आप इसे ले सकते हैं और इसका ब्याज दर भी जो है वो बैंकों के दर से कम है। जहां बैंक आपसे 12 से 14% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, वहीं पर आपको ये जो झारखंड सरकार है मात्र 6% वो भी साधारण ब्याज के दर पर आपको ये उपलब्ध करा रही है। तो आप समझ सकते हैं सीधे ब्याज दरों में जो है आधा का अंतर है। कहाँ 12% बैंक लेते हैं और कहाँ आपको 6% पर राज्य सरकार दे रही है, और वो भी साधारण ब्याज पर, जबकि बैंक आपसे जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट वसूलते हैं। दूसरा लाभ यह है कि यहाँ पर आपको जितना भी आप ऋण राशि लेंगे उसका 40% आपको माफ़ रहेगा। मतलब सरकार की ओर से आपको एज ए सब्सिडी दी जाएगी, जबकि बैंकों में ये आप ऋण लेंगे तो ये सुविधा नहीं मिलेगी। अल्पसंख्यक और दिव्यांग श्रेणी अथवा स्वयं का उद्यम शुरू करने वाले स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऋण और ऋण सब्सिडी के संदर्भ में यह वित्तीय सहायता पूरी तरह से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए है। देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये जो वित्तीय सहायता सरकार दे रही है, ऋण उपलब्ध करा रही है, इसका उद्देश्य है कि जो भी बेरोजगार युवा हैं वो स्वरोजगार कर सकें और अपनी आय को बढ़ा सकें, आय सृजन कर सकें, न कि उपभोग के उद्देश्य के लिए। ऐसा नहीं है कि ये सरकार जो है आपको इसको मुफ्त में राशि दे रही है, आप इसका उपभोग करें, घर मकान बना लें, ऐसा नहीं है। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपने कौन सा रोज़गार किया है और उस रोज़गार से आय में क्या सृजन किया है। झारखंड राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम लिमिटेड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग वर्ग के युवाओं को रियायती ब्याज दर पर आय सृजन योजनाओं के लिए
सावधि ऋण और ऋण सब्सिडी प्रदान कर रहा है। देखिए मैं बता दूं कि ये जो सरकार है वो किन कार्यकारी एजेंसियों के द्वारा जो है ऋण सुविधाएं प्रदान कर रही है। देखिए झारखंड राज्य में जनजाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड है, उसी तरह से अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड है और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड है। अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड है। तो ये सारे जो सहकारी निगम लिमिटेड हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको ऋण की सुविधाएं जो हैं वो प्रदान की जाएंगी। पात्रता क्या है? पात्रता है इसकी कि 18 से 50 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवा होने चाहिए जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपए से अधिक ना हो। देखिए इसमें एज ग्रुप जो है वो 18 से 50 वर्ष वाले ही अप्लाई कर सकते हैं और इनकी वार्षिक आय जो है 5 लाख रुपए से अधिक ना हो। इस आशय का आपको आय प्रमाण पत्र जो है देना होगा कि आपकी पारिवारिक आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है। ऋण सहायता इसमें देखिए 50,000 रुपये से लेकर के 25 लाख रुपए तक आपको ऋण सहायता जो है प्रदान की जाएगी। देखिए वित्तीय सहायता का पैटर्न क्या है, इसमें देखिए यदि आप 50,000 रुपये तक का ऋण लेते हैं तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है और 50,000 एक से लेकर 25 लाख रुपये तक लेते हैं तो उसका क्राइटेरिया अलग है। देखिए सबसे पहले है कि यदि आप 50,000 रुपये तक का ऋण लेते हैं तो मार्जिन मनी जो है ये आपको इसमें शून्य मिलेगा। इसमें मार्जिन मनी जो है, क्षमा करेंगे, पहले मार्जिन मनी ये आप समझ लें क्या है। देखिए यदि आप कोई भी रोज़गार करते हैं तो आपको उसमें अपनी राशि भी कुछ लगानी होगी, उसी को यहाँ पर मार्जिन मनी कहा जा रहा है। तो यदि आप 50,000 रुपये की छोटी राशि लेते हैं तो आपको मार्जिन मनी नहीं देनी होगी, मैंने अपना अंशदान नहीं देना होगा, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना होगा। लेकिन यदि आप 50,000 एक से 25 लाख रुपए तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मार्जिन मनी जो है 10% देना होगा, कुल राशि का 10%। मतलब यदि आप 10 लाख का ऋण ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो आपको 1 लाख रुपया जो है अपनी तरफ से जमा करना होगा खाते में, है ना, और 9 लाख रुपये जो है वो सरकार देगी। मतलब कि जो कुल ऋण राशि होगी उसका 10% लाभुक को अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा रोज़गार के लिए। मान लीजिए कि आपका जो भी आप रोज़गार करना चाहते हैं तो उसकी कुल लागत जो है 10 लाख रुपये है, तो आपको 10% जो है 1 लाख रुपये जो है खाते में रखना होगा। इसी को मार्जिन मनी कहा जा रहा है। 90% जो राशि है रोज़गार की कुल लागत का जो राशि होगा 90% वो सरकार आपके खाते में देगी। देखिए 50,000 रुपये तक का सावधि ऋण जो है वो 100% सरकार देगी और यदि आप 50,000 एक से लेकर 25 लाख तक अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सावधि ऋण जो है कुल लागत का जो भी आप अपना बना करके देंगे कि हमारी ये लागत है ये रोज़गार के लिए, तो उसका 90% ही सरकार देगी, 10% आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा ऋण सब्सिडी ऋण राशि का 40%। देखिए ये तो सब्सिडी दोनों में 40% मिलेगा, चाहे आप 50,000 लें या 50,000 से अधिक लें, है ना। देखिए तो सब्सिडी को भी जैसे हम क्लियर करके बता दें कि 50,000 रुपये का यदि आप ऋण लेते हैं तो सब्सिडी 50,000 का 40%, यानी कि 20,000 रुपये आपको जो है वो सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी। मतलब ये माफ़ हो जाएगा आपका, 30,000 रुपये ही सरकार मानेगी कि आपको ऋण दिया गया है और 30,000 पर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6% की दर से सरकार आपसे ब्याज वसूलेगी। मार्जिन मनी लाभार्थी अंशदान। देखिए लाभार्थी को जो है कुल लागत का जो भी आप रोज़गार की योजना सौंपेंगे सरकार को, तो उसका जो है ये 10% हिस्सा जो है वो आपको खुद का लगाना होगा और 90% हिस्सा जो है वो सरकार देगी एज ए लोन, है ना। ऋण सब्सिडी का प्रावधान, ब्याज दर और मासिक किस्त की गणना। देखिए यदि आप 50,000 रुपये तक के ऋण लेते हैं तो 40% सब्सिडी मिलेगी, मतलब 20,000 रुपये आपको सब्सिडी मिलेगी। यदि आप 2.5 लाख लेते हैं
क्षमा करेंगे 25 लाख लेते हैं तो आपको फिर जो है ये 10 लाख रुपये जो है 40% होगा 25 लाख का, है ना। तो आपको ये सब्सिडी के रूप में जो है माफ़ हो जाएगा। और तो सब्सिडी की जो राशि है वो कुल राशि का, है ना, ये 40% होगा। यदि आप 25 लाख लेते हैं तो 25 लाख का जो है सब्सिडी जो है 40% वो आपको 1 लाख रुपए की राशि होगी। और 1 लाख रुपए की जो राशि है वो आपको सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। चलिए इसके बाद जो है देखिए आगे बढ़ते, ऋण के लिए लागू ब्याज दर 6% प्रति वर्ष है। ब्याज की गणना स्वीकृत ऋण राशि से सब्सिडी राशि घटाने के बाद प्राप्त ऋण की राशि पर की जाएगी। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि मान लीजिए कि आप 50,000 रुपये का ऋण लेते हैं तो आपको 40% माफ़ हो जाएगा, मतलब कि 20,000 रुपये माफ़ हो जाएगा। तो 30,000 रुपये ही आपको ऋण की राशि मानी जाएगी और उसी पर 6% की दर से जो है ब्याज की दर लगाई जाएगी और आपको चुकाना होगा। अब इसमें गारंटर का क्या प्रावधान है, तो देखिए गारंटर का जो प्रावधान है देखिए 50,000 रुपये तक की योजनाओं के लिए गारंटर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 50,000 रुपये से अधिक की राशि के लिए आपको एक गारंटर की आवश्यकता होगी। और गारंटर कौन रहेंगे? गारंटर किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी संगठन में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारी, निर्वाचित, पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि, आयकर दाता हो सकता है। गारंटर के रूप में आप सर्विसमैन को ले सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो या पब्लिक सेक्टर का हो, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या निजी क्षेत्र का हो, या फिर जो है निर्वाचित प्रतिनिधि भी आपके गारंटर बन सकते हैं। फिर इनकम टैक्स पेई जो है वो भी, आपको कोई भी व्यक्ति जो इनकम टैक्स अदा करता है वो भी आपका गारंटर बन सकता है। प्लांट मशीनरी तथा वाहन से संबंधित ऋण के मामले में ऋण की गारंटी के रूप में केवल दृष्टि बंधन ही मान्य होगा। देखिए यदि आप कोई प्लांट या मशीनरी या गाड़ी लेते हैं तो उसमें आपको जो है ये दृष्टि बंधन ही मान्य होगा, मतलब आपको मॉर्टगेज के रूप में कुछ चीज़ें रखनी होगी। ये आपको जो है संपत्ति का, है ना, ये कागजात रखने होंगे। कुछ भी आपको, जैसे बीमा की राशि का यदि आपने अधिक बीमा कराया है तो उसका जो है बॉन्ड पेपर वगैरह कुछ भी, मतलब एज ए सिक्योरिटी रखनी होगी। गारंटी के रूप में चलाचल संपत्ति का प्रावधान, आप चलाचल संपत्ति के दस्तावेजों को भी जमा करा सकते हैं गारंटी के रूप में, जो ऋण राशि के बराबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, देखिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा इसे संबंधित ऑनलाइन जारी प्रमाण पत्र देना होगा, माने आपको स्थानीय निवास प्रमाण पत्र देना होगा। झारखंड राज्य से जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा, यदि कि आप किस समुदाय से आते हैं, ST SC या OBC या माइनॉरिटी। झारखंड राज्य से जारी आय प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा, चूँकि इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि वार्षिक आय जो है 5 लाख रुपये से अधिक की नहीं होनी चाहिए। आवेदक सरकारी, अर्ध सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। इस संबंध में जो है सेल्फ डिक्लेरेशन आपको पत्र देना होगा। आवेदक ने पूर्व में किसी सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थान से ऋण सब्सिडी का लाभ न लिया हो तथा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर न हो, इस संबंध में स्वघोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। देखिए एक और सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि आपने किसी अन्य बैंक या, है ना, सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थान से पूर्व में ऋण नहीं लिया है और डिफॉल्टर नहीं है। आवेदक को आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता का विवरण प्रदान करना अनिवार्य होगा। चूँकि इसमें देखिए ट्रांजैक्शन जो है आपके बैंक खाते में किया जाएगा, इसलिए बैंक खाते का जो पहला पृष्ठ है वो आपको प्रदान करना होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी।
50,001 रुपये से अधिक के ऋण के लिए एक परियोजना प्रस्ताव देना होगा। देखिए ये जानकारी अहम है, आपको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक परियोजना जो है प्रपोजल बना करके देना होगा कि हम इस रोज़गार के लिए ऋण लेना चाहते हैं और इसकी लागत इतनी है। 1.5 लाख रुपए के निवेश पर उसके व्यवसाय में कितना रोजगार उत्पन्न हो सकता है। किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे शराब, हरियतारी आदि से संबंधित व्यावसायिक प्रस्ताव जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे पॉलीथीन बैग, 20 माइक्रोन से कम की पैकेजिंग सामग्री आदि इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। देखिए हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स हैं वैसे बनाने वाले का यदि आप प्रपोजल देंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए मार्जिन मनी जो है 50,001 से अधिक परियोजना की कुल लागत का 10% आवेदक को मार्जिन मनी के रूप में वहन करना होगा। ये तो मैंने पूर्व में ही बता दिया है कि यदि आप 50,000 रुपये से अधिक का ऋण लेते हैं तो जितना ऋण राशि लेते हैं उसका 10% आपको अपने खाते में रखना होगा, मतलब कि वो लाभुक अंशदान है। यदि आपने जिस रोज़गार के लिए प्रपोजल दिया है उसकी कुल लागत 10 लाख रुपये है तो आपको 1 लाख रुपये अपने खाते में दिखाना होगा और 9 लाख रुपये जो है वो सरकार उसमें बतौर ऋण देगी। यदि प्रस्तावित प्रोजेक्ट से संबंधित कोई प्रशिक्षण लिया गया हो तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जिस प्रोजेक्ट आपने जो दिया है, प्रस्ताव दिया है, प्रपोजल दिया है ना, मान लीजिए कि आपने बुनाई सिलाई से संबंधित रोज़गार के लिए दिया है तो उसका आपको कोई ट्रेनिंग है कि नहीं है। यदि आपने प्लम्बिंग के लिए दिया है तो प्लम्बिंग का आपको कोई ट्रेनिंग है या नहीं है। यदि आपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिया है तो उसका प्रशिक्षण आपको है या नहीं है। तो इसमें आपको ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र भी देना होगा। वाहन ऋण के संबंध में आवेदक को ऋण पर लिए गए वाहन का पंजीयन कराना आवश्यक होगा। यदि आप वाहन लेते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। प्लांट एवं मशीनरी तथा वाहन से संबंधित ऋण के लिए आवेदक के द्वारा लिए गए प्लांट एवं मशीनरी तथा वाहन को निर्धारित प्रपत्र में संबंधित निगम के नाम पर गिरवी रखना अनिवार्य होगा। देखिए यदि आप प्लांट या मशीनरी लेते हैं तो जब तक आप ऋण नहीं चुका देते हैं आपको जो है संबंधित सहकारी निगम के नाम पर उसको गिरवी रखना होगा और जब आप ऋण चुका देंगे तो ये गिरवी मुक्त हो जाएगा। लोन राशि के अनुसार आवेदक को लोन के एवज में गारंटी देनी होगी, है ना। ये गारंटर कौन कौन होंगे ये हम पूर्व में ही बता चुके हैं। स्वयं सहायता समूहों को आय सृजन के उद्देश्य से केवल ग्रामीण विकास विभाग के तहत कार्यात्मक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको हम JSLPS कहते हैं, के दिशा निर्देशों और आय सृजन गतिविधियों के लिए SHG को वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए RBI के प्रचलित दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण स्वीकृत किया जाएगा। SHG को जो ऋण स्वीकृति मिलेगी वह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गाइडलाइन के अनुसार मिलेगी। दिव्यांग आवेदकों के लिए दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो है न्यूनतम 40% अनिवार्य है। यदि कोई दिव्यांग हैंडीकैप्ड यदि इस ऋण के लिए आवेदन करता है तो कम से कम उसका 40% विकलांगता या दिव्यांगता होनी चाहिए और इस आशय का सिविल सर्जन स्तर से जो है सर्टिफिकेट, ऑनलाइन सर्टिफिकेट उसको सबमिट करना होगा। यदि आवेदक विकलांग है तो इस स्थिति में आवेदक के पास विकलांगता कम से कम 40% से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस संबंध में प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रदान करना अनिवार्य होगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि सिविल सर्जन स्तर से निर्गत 40% से संबंधित जो है दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, वो भी ऑनलाइन प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसमें आपको सबमिट करना होगा। अब इसके लिए आवेदन हम कैसे करें, तो देखिए आवेदन जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है। यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको प्रज्ञा केंद्र में जा कर के और इस सारे जो आवश्यक कागजात हैं, जैसे कि इसके लिए क्या क्या आवश्यक कागजात हो जाएंगे, जैसे सबसे पहले तो आपको अपना पहचान पत्र देना होगा। इसके बाद आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है ना। इसके बाद बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति है और इसके बाद जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनाया हुआ जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जो आप कौन सा रोज़गार करना चाहते हैं। तो ये तमाम जो है दस्तावेज़ लेकर के आप अपने निकटतम जो है प्रज्ञा केंद्र पर जाएं और सारे दस्तावेज़ों को ऑनलाइन कराते हुए जो है ऑनलाइन जो है सो इसका फॉर्म भरें
और ये फॉर्म जो है फिर आपको कल्याण विभाग जिला कार्यालय जो है कल्याण विभाग का, वो प्रखंडों में भेजेगा और प्रखंडों से इसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद आपकी रिपोर्ट जाएगी और उस रिपोर्ट के अनुसार जो है फिर डीसी की अध्यक्षता में जो बैठक होती है कल्याण विभाग की, उसमें आपको ऋण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी और संबंधित सहकारी निगम लिमिटेडों को ये आपके ऋण का जो आवेदन है उसको अग्रसारित किया जाएगा और तत्पश्चात जो है सहकारी निगम लिमिटेड जो है इस पर निर्णय लेंगे और पात्र लाभुकों को ऋण प्रदान करेंगे और अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। यदि आप ऑफलाइन इसका आवेदन देना चाहते हैं तो आप अपने प्रखंड के प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पास इस आशय का आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। इसका जो विहित आवेदन प्रपत्र है वो आपको बाज़ारों में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले करके और उसमें सभी जो है आवश्यक दस्तावेज़ों की फ़ोटोकॉपी अटैच करके इसे प्रखंड कल्याण पदाधिकारी मतलब ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर्स के पास जो है आप जमा कर सकते हैं और वहाँ से इसको अग्रसारित किया जाएगा जिला कल्याण पदाधिकारी के यहाँ और वहाँ से फिर डीसी संबंधित ज़िले के डीसी के यहाँ जब इसके उनकी अध्यक्षता में जब इस आशय की मीटिंग होगी तो उसमें आपके ऋण को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। चलिए, आज का एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर बताएं और हमारी बातें और हमारा एपिसोड यदि आपको अच्छी लगती हो तो आप इसे अपने मित्रों के बीच अवश्य शेयर करें और मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।